नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जो है 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं हमारा। इसमें से हमने 4 लेक्चर जो है हिंदी के किए हैं और 5वां लेक्चर हमने इंडियन पॉलिटी का किया है। तो पहला लेक्चर हमने कल किया था, अगर आपने नहीं देखा है उसको आई बटन में ऊपर देखिएगा। और हमने एचपीएससी, एचपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे एचपीटीसी का हो, चाहे एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, पंचायत सेक्रेटरी का हो, उन सभी से रिलेटेड जो है नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कीजिए, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स के आपको लिंक पे जाएंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 200 रुपए से ज्यादा कोर्स नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो काम है कि आपको सस्ते में जो है हर एक चीज प्रोवाइड करना है। तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं साइकोलॉजी के, और वीडियो लेक्चर्स भी हमारे वहां पर। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं अगर आप अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो हमारा आज का जो कोट है वो है आपका, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साधनों से उद्देश्य पूर्ति करने को ही अहिंसा कहते हैं। अहिंसा क्या है? यानी कि जो हिंसा न करे, ठीक है, बिना हिंसा के अपने कार्य को पूरा करे, ठीक है, तो वो अहिंसा होती है। यानी कि कोई अगर पूरी निष्ठा से, लगन से, ईमानदारी के साधनों का उद्देश्य, ईमानदारी के साधनों से उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो आपका क्या है, वो अहिंसा कहते हैं उसको। तो अगर आप ये जो कोट था वो आपका लाला लाजपत राय जिससे रिलेटेड है, इन्होंने दिया था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो आपकी साइमन कमीशन जब भारत आया था 1927 में, तो उस समय इन्होंने जो है इस कमीशन का जो है विरोध किया था। और 1928 में इनकी लाहौर जो है में जो है लाठीचार्ज होने की वजह से जो है इनकी डेथ हो गई थी। और आपको याद रखना है कि शिमला जो आपका स्कैंडल पॉइंट है, वहां पर इनकी जो है मूर्ति है। ठीक है, और शिमला में देखिए आपकी 4 मूर्तियां हैं। मैं इस तरह से डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पर महात्मा गांधी की है, ठीक है, नॉर्थ पोजीशन पे समझ लो। इधर जो ईस्ट पोजीशन है आपका, वेस्ट पोजीशन है आपका, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अटल जी की मूर्ति बन चुकी है, और आपकी वाई.एस. परमार जी की भी मूर्ति बन चुकी है। और यहाँ पर देखिए ये स्कैंडल पॉइंट आता है, स्कैंडल पॉइंट पे आपका लाला लाजपत राय जी की मूर्ति है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं पोंटा साहिब के क्षेत्र में, तो आप मेरे से यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं इस पे। तो अभी हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा। कल हमने बात करी थी इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1857 से पहले कैसे था। और अब हम बात करेंगे, ठीक है, आफ्टर 1857 की। ठीक है, आफ्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर 1857। ठीक है, तो देखिए हमने कल बात करी थी कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, उसके बाद 1793 में जो है फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, अलग अलग प्रावधान वहां पर किए गए थे। और साथ साथ जो है 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट आया था, तीसरा, और 1813 में दूसरा आया था, और 1853 में चौथा आया था। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे जो अधिनियम आए थे 1857 की क्रांति के बाद। अब देखिए 1857 की क्रांति आई थी लॉर्ड कैनिंग के समय पे, यानी कि यहां पर क्या हुआ था, वो सिपाही विद्रोह हुआ था। ये आपको पता है कि आपके जो बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी, ठीक है, वहां पर मंगल पांडे जी ने, ठीक है, 29 मार्च 1857 को विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया था। और 8 अप्रैल 1857 को उनको जो है फांसी दे दी गई थी। फिर उसके बाद जो है मेरठ से जो है आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देख लेना, बैरकपुर छावनी से शुरुआत हुई थी, मंगल पांडे जी ने शुरुआत करी थी। तो अब देखिए कि लॉर्ड कैनिंग के समय पे जो है 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों को यह लग गया था कि अब जो है ये जो है 1857 की क्रांति, ये आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वो समझने लगे गए थे कि जो ब्रिटिश क्राउन था वो समझने लगे थे कि ये जो था विद्रोह वो आपका पहला स्वतंत्रता के लिए विद्रोह हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पे उसके बाद जो एक्ट आया, जैसे सबसे पहला एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद आया था आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट। कौन सा आया था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, यह आया था आपका 1861 में। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका दूसरा आया था, यह आपका 1873 में 1873 एक्ट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1873। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। फिर आपका जो है मॉर्ले मिंटो सुधार आए थे, उससे पहले हम लिख सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1892। ठीक है, फिर आपका जो है मॉर्ले मिंटो एक्ट, यह आपका 1909 में आया था। ठीक है, और एक और याद रखना है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, ये उसका 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, ये 1919 में आया था। उसके बाद आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन ये 1927 में आया था। और उसके बाद याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट 1935। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है क्रिप्स इंडिया मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है, यह आपका 1942 में आया था। उसके बाद आपको याद रखना है कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, यह आपका 1942 के आसपास ही आया था। उसके बाद आया था आपका माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान। तो ये चीजें जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा याद रखनी है। तो जनरली ये 1947 या 46 के आसपास था, हम लोग 1947 याद रखेंगे। उसके बाद था आपका द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये एक्ट आपको पूछ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिए हैं, आप इनको पढ़िएगा एक बार अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम जो है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। असल में हुआ क्या था कि देखिए, अब अंग्रेजों को जो लग गया था, क्या लग गया था अंग्रेजों को कि ये जो था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, उनको ये लग गया था ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह था भारत का। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन जो थे आपके, उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे वो उन्होंने छीन लिए। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे वो उन्होंने वहां से छीन लिए। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ था, यहां पर यह चीज हो गई थी कि जो एम्परर्स का जो यानी कि जो मुगल सम्राट था उसकी जो पदवी जो है वहां पर छीन ली गई थी। और याद रखें कि गवर्नर जनरल को, यानी कि गवर्नर जनरल को अब क्या बनाया गया था, वाइस रॉय में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखें कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन बना, वो लॉर्ड कैनिंग ही बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ था कि आपकी सबसे पहले जो विद्रोह हुई थी आपकी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये मानी गई थी, ये स्वतंत्रता के पहले विद्रोह मानी गई थी। ब्रिटिश क्राउन ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को यहाँ पे वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उनको फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो है बना दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो क्राउन की पावर्स थी वो क्राउन के पास तो थी, लेकिन उसने जो है एक एक्सरसाइज के रूप में, मतलब एक तरह से सचिव के रूप में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो नियुक्त किया गया था। तो यहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है नियुक्त किया गया था, और उसके जो मेंबर्स हुआ करते थे वो आपके 15 मेंबर्स हुआ करते थे। तो ये किस काउंसिल के मेंबर्स हुआ करते थे, तो वो ये आपके काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने एक काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया और उसके लिए 15 मेंबर्स की टीम बिठाई, और उनका हेड कौन बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहां पर उन्होंने हेड बनाया। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, उनको
गवर्नर्स सौंप दिए, अलग अलग गवर्नर्स सौंप दिए, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको सौंप दिए गए। ठीक है, और ये गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है वो किसके अनुरूप रहकर काम करते थे? वो गवर्नर जनरल के अनुरूप रहकर काम किया करते थे। ठीक है, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो सारी की सारी जो जानकारी होता था, इंस्ट्रक्शंस होती थी, वो किसको देता था? वो ब्रिटिश क्राउन को देता था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स को ये लग गया था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी उसको छीन लिया और उसको अपने आप में संभाल लिया। ठीक है, और यहां पर उन्होंने जो एक और प्रावधान भी ये किया था कि जितनी भी पावर्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी थी। ठीक है, ताकि मजबूती बना सके। ठीक है, यहां पर देखिए कि गवर्नर जनरल जो था वो आपका वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था और फर्स्ट वाइसरॉय कौन बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग ही बनाया गया। जितने भी प्रांत थे उसमें गवर्नर्स की नियुक्ति करी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की नियुक्ति करी, और वो किसके अनुरूप रहकर काम करेंगे? वो गवर्नर जनरल के अनुरूप रहकर काम करेंगे। यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी और उसका हेड कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका हेड था, और इसमें 15 मेंबर्स की टीम बनाई गई थी। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको रिपोर्ट सौंपता था? आपका ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट सौंपता था। अब यहां पर देखिए इस एक्ट के बाद एक और एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? वो ये आपका एक्ट आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। सेकंड एक्ट आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, वही इन्होंने बातें लिखी हुई थी कि यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये हुआ था कि जैसे आपको पता लग गया था कि यहाँ पर तो विद्रोह हो रहा है, 1857 की क्रांति चली हुई है, तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पावर्स जो दी थी वो छीन ली उसने वापस। तो यानी कि ब्रिटिश के पास जो है, ब्रिटेन के पास जो है वो सारी की सारी पावर्स चली गई थी। ब्रिटेन से जो है लोग वो जो निगरानी रख रहे थे भारत के ऊपर। ठीक है, और जो भी यहाँ पे गवर्नर जनरल होते थे वो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे वो ब्रिटेन को या ब्रिटिश क्राउन को जो है अपनी इंफॉर्मेशन देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। क्या बनाया? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। ठीक है, यहां पर एक चीज याद रखनी है, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए या लेजिस्लेशन चलाने के लिए कुछ इंडियन मेंबर्स को जो है भर्ती किया। किसको भर्ती किया? कुछ इंडियन मेंबर्स को भर्ती किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, यहाँ पर कुछ उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी जो है डाले ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जान सके वो, और उसमें जो है कुछ एक्ट एंड रूल्स जो है वो तैयार कर सके। ठीक है, इसमें यही एक चीज यहाँ पर बात की गई थी, जितने भी बिल से रिलेटेड मैटर थे, यानी कि कुछ सर्टेन मैटर्स थे, तो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया जाता था। और यहाँ पर गवर्नर जनरल के पास से एक प्रावधान और किया गया था कि वो बिना किसी मतगणना के, बिना किसी वोटिंग के किसी भी बिल को जो है विधेयक को पास कर सकता था। ठीक है, यहाँ पर ये प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज याद रखें, एक एक्ट आया था, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, 1873 का एक्ट था वो। ठीक है, एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1873। ठीक है, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करने की बात करी गई थी। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यहां पर खात्मा करने की बात की गई थी। तो ये चीज आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1884 को ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका भारत में काम करना बंद हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में काम करना बंद हो गया था। ठीक है, ये आपको डेट पूछ जाती है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि 1 जनवरी 1884 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था वो भारत में होना बंद हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अगले एक्ट के बारे में, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर जानकारी जुटाएंगे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। यहां पर आपको याद रखनी है कि यहां पर कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें यहां पे कुछ नॉन ऑफिशियल
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की क्या बनाई गई थी, एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, और यहां पर जो है ये इनके जो मेंबर्स हुआ करते थे वो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर के रूप में भी नॉमिनेट किए जाते थे, या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में भी मेंबर्स को रिक्रूट किया जाता था। ठीक है, और जो प्रोविंशियल जो काउंसिल होती थी, जो प्रोविंशियल जो काउंसिल होती थी, उनके मेंबर्स को किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, किसी भी बड़े स्कूल का, किसी भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, ठीक है, और किसी भी बड़े जो है म्यूनिसिपैलिटीज का मेंबर बना दिया जाता था। तो देखिए यहां पर आपको ये चीज याद रखना है, इस एक्ट के तहत क्या था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है, उनको बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया जाता था, या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसके रूप में मेंबर्स के रूप में जो है नॉमिनेट किया जाता था। और यहाँ पर प्रोविंशियल प्रांतों की जो काउंसिल होती थी उनके मेंबर्स को यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, किसी भी म्यूनिसिपैलिटीज में जो है नियुक्त किया जाता था। अब यहाँ पर एक और चीज का प्रावधान भी ये किया गया कि जितने भी काउंसिल्स थी उनको बजट से रिलेटेड जो है डिस्कशन करने के बारे में बात की गई थी, यानी कि वो जो है प्रश्न कर सकते थे वहां पे। तो यहां पर ये इंडियन काउंसिल एक्ट में 1892 में ये बात की गई थी कि बजट से रिलेटेड डिस्कशन जो है किसी भी काउंसिल का मेंबर कर सकता है, साथ ही साथ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के रूप में भी नॉमिनेट किया जा सकता है, या फिर प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स को यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज के रूप में मेंबर्स के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा इसके बारे में था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक और एक्ट आ गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, मॉर्ले मिंटो, ठीक है, रिफॉर्म्स ऑफ द इंडियन काउंसिल, रिफॉर्म्स ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहां पर क्या हुआ देखिए, ये जो मॉर्ले था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये जो लॉर्ड मॉर्ले था ये आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और ये जो मिंटो था ये आपका वाइसरॉय था। क्या था? वाइसरॉय था। इन्होंने कुछ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेकर आया था, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट में इन्होंने जो है कुछ सुधार किए थे। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या किया था कि जो आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें अभी तक 15 ही मेंबर थे, तो यहां पे उन्होंने मेंबर्स की संख्या जो है इंक्रीज कर दी थी। कितनी कर दी थी? 16 से 60 के बीच में उनकी संख्या जो है इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, प्रोविंशियल यानी कि प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनके जो है मतलब यानी कि उनकी संख्या भी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी थी। वहां पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे उनकी संख्या भी जो है इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रावधान भी किया गया था कि मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर एक और प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, और ये प्रावधान था कि मतलब मुस्लिम जो है चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, पार्लियामेंट में चुनाव के लिए या फिर प्रांतों में चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, बट उसको वहां पर जो है मुस्लिम ही वोट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, यहां पर एक याद रखना है कि जो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, उसके जो पहले अध्यक्ष थे मेंबर के रूप में इंडिया के पहले जो थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। एज अ मेंबर के रूप में इंडियन पहले जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे वो आपके सत्येंद्र सिन्हा थे, एज अ मेंबर के रूप में नॉमिनेट जिनको किया गया था। ठीक है, यहां पर देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यानी कि वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकती थी। ठीक है,
लेकिन उनको ये अधिकार नहीं था कि वो आर्म्ड फोर्सेस, विदेशी जो अफेयर्स होते हैं, विदेश नीतियां होती है, उनमें उनको दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं थी। तो मॉर्ले मिंटो सुधार में आपका क्या क्या हुआ था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था मॉर्ले था, और मिंटो था, लॉर्ड मिंटो जो था आपका वाइसरॉय था। और इन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स की संख्या थी वो इंक्रीज कर दी थी 16 से 60 तक, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नियुक्ति इन्होंने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से मुस्लिमों को अधिकार दे दिए थे इन्होंने कुछ अलग से, कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट दे सकता है। ठीक है, और प्रांत में जो है मुस्लिम्स की जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर मुस्लिम्स का ही जो है वर्चस्व होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और याद चीज पॉइंट था कि सत्येंद्र सिन्हा को एज अ मेंबर के रूप में यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर के रूप में चुना गया था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो थे वो बजट से रिलेटेड ही प्रावधान दिया करते थे। उनको किसी भी विदेश नीति में, किसी भी जो है आर्म्ड फोर्सेस वाले जो मुद्दे होते हैं, उनमें मैटर होते हैं, उन इश्यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड चर्चा करने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? जो ये मॉन्टेग्यू था ये आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये मॉन्टेग्यू जो था वो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और इसका काम क्या था? ये ब्रिटिश क्राउन को जो है वो जानकारी देता था। ठीक है, और ये जो चेम्सफोर्ड था ये आपका जो गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड, ठीक है, या वाइसरॉय भी इसको बोल सकते हैं। तो इनके समय पे कुछ सुधार हुए थे 1990 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया क्या इन्होंने कि प्रोविंसेस में, प्रांतों में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, अभी तक वहां पर जो थे वो प्रांतों में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि वहां पर प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और यहां पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी हुआ करते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करने की बात की गई थी। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने 2 सब्जेक्ट दिए थे। इसको जो एक्ट था इसको जो है 2 सब्जेक्टों में उन्होंने डिवाइड किया था। एक था सेंट्रल सब्जेक्ट और एक था आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। सेंट्रल सब्जेक्ट में कौन से थे? ये जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल सब्जेक्ट थे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे। जितने भी गवर्नमेंट के मुद्दे होते थे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा होता था वो सेंट्रल सब्जेक्ट में आता था, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में, यानी कि यहाँ पर 2 तरह से इन्होंने सब्जेक्ट बांटे थे डायरार्की के रूप में। ठीक है, डायरार्की के रूप में। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि इसको जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट को उन्होंने डायरार्की के रूप में बांट दिया था। एक था ट्रांसफर्ड और दूसरा था आपका रिजर्व्ड। ठीक है, यहां पर क्या था कि यहां पर ट्रांसफर्ड में क्या था कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था या वो गवर्नर के हाथ में था, और गवर्नर भी जो है मिनिस्टर्स, जो ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे उनको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की जितनी भी जानकारी थी वो देता था। ठीक है, और यहां पर दूसरा ये देखिए कि जो रिजर्व थी, यानी कि गवर्नर जो है यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता था। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की भी होती थी, साथ साथ ब्रिटिश मिनिस्टर्स की भी होती थी। यहां पर रिजर्व थी, यानी कि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव की मदद से जो यहाँ पे डिसीजन लेना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहां पर एक तरह से बाइकैमरल का भी प्रावधान कर दिया गया था। बाइकैमरल, ठीक है, 2 सदनों का। ठीक है, एक उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बाइकैमरल का इन्होंने प्रावधान कर दिया गया था। तो अपर हाउस को इसने जो है, अपर हाउस को जैसे हम राज्यसभा बोलते हैं, इन्होंने क्या नाम दिया था उसको? काउंसिल ऑफ स्टेट इसने नाम दिया था। क्या दिया था? काउंसिल ऑफ स्टेट इन्होंने नाम दिया था। और जो लोअर हाउस था, हमारा जो लोकसभा होता है लोअर हाउस,
तो उसको इन्होंने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में नाम दिया गया था। क्या दिया था? लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में नाम दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बाइकैमरल का प्रावधान क्या कहां गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम में? वो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया था। तो अपर हाउस को यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी जो है हम यहाँ पर साइमन कमीशन की बात करेंगे। तो सर जॉन साइमन के समय पे जो है ये आया था भारत। ठीक है, तो साइमन कमीशन ये इंपॉर्टेंट है। साइमन भारत छोड़ो ये आंदोलन भी हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। सर जॉन साइमन ये इसको जो है भारत लेकर आए थे 1927 में। ठीक है, और इस एक्ट की वजह से जो है लाहौर में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। कैसे हुई थी? लाठीचार्ज की वजह से। किसकी वजह से? लाठीचार्ज की वजह से। और मैंने आपको बताया कि शिमला में इनकी मूर्ति भी है। मे भी जो है पंजाब नेशनल बैंक के जो संस्थापक है वो भी लाला लाजपत राय ही है। ठीक है, इसको चेक कीजिएगा। तो ये आपका जो साइमन कमीशन आया था, जो 1919 का एक्ट था, चेम्सफोर्ड एक्ट, उसको एक तरह से री इमेजिन करने के लिए आया था, यानी कि उस रिपोर्ट के बारे में दोबारा से देखने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम जो संविधान है हमारा वो यहीं से तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर बता देता हूँ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नर और कुछ देशी रियासतों को मिलाकर जो है यहाँ पर उनके लिए जो है यहाँ प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो प्रांतों को यहाँ पर जो है जो द्वैध शासन की प्रक्रिया थी, जो आपका डुअल गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया थी यहाँ पर खत्म कर दी गई थी। ठीक है, एबोलिश कर दी गई थी। और जो केंद्र था, केंद्र सरकार थी, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहां पर द्वैध शासन की जो प्रक्रिया थी वो उसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, बाइकैमरलिटी की, द्वैध शासन की स्थापना वहां पर कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो भारत जो पूरा संघ था वो उसको क्या बोला गया था? एक फेडरेशन के रूप में दिया गया था, वो बोला गया था। ठीक है, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे वो आपके जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने लगे थे। और ब्रिटिश क्राउन जो था वो किसी भी विधेयक पर जो है वीटो लगा सकता था विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर जनरल्स एंड मैनी मोर पर्सन्स इन दिस काउंसिल। ठीक है, या मेंबर्स इन दिस काउंसिल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको इतनी सी चीजें याद रखनी है। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो था वो आपका 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये लेकर आए थे। कौन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये लेकर आए थे। और बहुत चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो एक ड्राफ्ट जो है डिक्लेरेशन जो है वो आपका तैयार कर दिया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के बारे में बस इतना याद रखना है आपको कि क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और सर स्टैफोर्ड की मिशन जो था यहाँ पे बात की गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक मुस्लिम्स को एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। तो मुस्लिम्स को यहाँ पे एक जो है वो डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। यहाँ पर यह बात किया गया था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री होगी। ठीक है, और उनके लिए एक अलग जो है वो संविधान तैयार किया जाएगा, या फिर एक ही देश होगा लेकिन उनके लिए दो अलग अलग जो है, उस देश के लिए दो अलग अलग जो है संविधान होंगे, एक मुस्लिम्स के लिए, एक आपका हिंदुओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि माउंटबेटन प्लान, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे इसको, जो कि आपके भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये लेकर आए थे, और यहाँ पर पार्टीशन की बात की गई थी, प्लान फॉर पार्टीशन, किसकी बात की गई थी, पार्टीशन। तो ये जो एक्ट था वो 3 जून 1947 को जो है भी एक्ट जो है पारित हो गया था। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा जो ओवरव्यू तो है 1847 के बाद कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो हमने मेन जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और नोट्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको भी परचेज कीजिए, आपको वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो नोट्स है आपके लिए हमने लिहाज से बनाए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।